क्वेश्चन नंबर 19 भाई हाइब्रिड में भी ये नोट्स बांट दो जाके। ऑन यकम जनवरी 2022 153 ऑन यकम जनवरी 2022 नमल लीजिंग लिमिटेड leased a plant to Haliji Limited. Details are as follows. Non-cancelable lease term is 5 years. Non-cancelable lease term 5 years है, during which annual installment of 60 million is payable by HL in arrears. भाई हाइब्रिड में मिल गए नोट, साथ खड़ा कर दें, मिल गए तो ओके। भाई ये लेट आने वालों को इधर से भी दे दो ना, एंड पे रख दो सफ़े। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 16% पर एनम। NL incurred ITC of 4 million for arranging the lease. नमल लेसर है, याद रखिएगा। The estimated residual value of plant is 125 of which 90 has been guaranteed by HL. तो RV कितनी है? 125। उसमें से गारंटी कितनी हो गई? तो अनगारंटेड 35। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, मरहबा। बंदा एक रख के लगाए। अच्छा, आप लोग जो है वो लिख लें, क्या कहते हैं इसको, कि GRV कितनी है, UGRV कितनी है। ये जिस दिन आर्टिकल्स के लिए इंटरव्यू होगा उस दिन भी इंशाल्लाह आप इसी तरह लेट जाएंगे ना। ये भाईजान आप बाहर ही जाएं, बड़ी मेहरबानी, टाइम खत्म हो गया है। चलो भाई, ओके। तो यार अब इस तरह का प्रॉब्लम सीधे हाथ से पकड़ाओ, बच्चे भी सीधे हाथ से नोट पकड़े हुए। 90% बच्चे बाएं हाथ से पकड़े हैं, मैंने देखा एंट्रेंस पे। अच्छा भाई एक बात याद रखिएगा कि आई कैप ने ये पंगा दूसरी दफ़ा लिया है कि लेसर का सवाल है, और लेसर के सवाल में उसने, आप अगर नोट करें तो यूजफुल लाइफ भी नहीं दी और उसने फेयर वैल्यू भी नहीं दी। इज इट सो और नॉट? रिमोट, अच्छा, तो उसने यूजफुल लाइफ भी नहीं दी, लिख लेना, सवाल है सबके पास। यूजफुल लाइफ भी नहीं दी और फेयर वैल्यू भी नहीं दी, तो 5 टेस्ट नहीं लग सकते। बेटा एक लगानी है मैंने आपको, जल्दी लिखो। तो 5 टेस्ट नहीं लग सकते। ये कहीं सबको ग्राउंड फ्लोर से तो नहीं लाया जा रहा है इकट्ठे ही? कहीं उस क्लास में चले गए थे, मैसेज नहीं पड़ा था। ठीक है, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते। तो अब नीचे किसी को भेजो, उससे कहो जरा चक्कर लगा ले तीनों कमरों में, पता चले कोई आके सोया हो गया, कोई आ ही नहीं रहा। 12 बजे मिले, ओ तेरी है। नीचे जरा भेजो, तीनों कमरों में रेकी करवाओ। कोई इधर उधर किचन के अंदर वुजू वाली जगह पे दाएं बाएं ना बंदे जरा। अच्छा जी, इट्स एनफ। बस अब ज़्यादा हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगली बस 12:30 बजे चलनी है। आपको 12:30 बजे उतारना है इंशाल्लाह हमने। तो अब ये है कि अगर सवाल में फेयर वैल्यू नहीं दी हुई और
यूजफुल लाइफ नहीं दी हुई, लीज टाइम दी हुई ना बस, तो 5 स्टेप नहीं लग सकते। अब अगर इम्प्लिसिट रेट दे देना तो ये एक इंडिकेशन होगी, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में तो रेट यूज़ नहीं होता, ये एक इंडिकेशन होगी कि लीज क्या है, फाइनेंस लीज। ऑलमोस्ट कोई इसी तरह की बात हुई थी। अब वो सवाल तो ऑब्वियसली आपके पास नहीं है, तो वो सवाल था क्वेश्चन नंबर 12 था या 12 था, लिख लें क्वेश्चन 12 टाइप। तो क्वेश्चन 12 के बी टाइप है ये सवाल, यानी उसमें भी यूजफुल लाइफ और फेयर वैल्यू नहीं दी हुई थी। तो अगर 5 टेस्ट ना लग रहे हों लेकिन इम्प्लिसिट रेट वगैरह दिए हों, तो फिर वो शायद एग्जामिनर कौन सी लीज आपको करवाना चाह रहे हैं, फाइनेंस लीज करवाना चाह रहे हैं। ओके, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज, अच्छा ये फाइनेंस लीज तो 1 मिनट में इसको कर लेना। फाइनेंस लीज में क्या पंगा है? फाइनेंस लीज में जीआई बताएं, जल्दी करें। एलपी प्लस यूजीआरवी, एलपी बोले माय डियर 16 इंटू 5, गुड। प्लस जीआरबी बताएं 90, और यूजीआरवी बताएं 35, यूजीआरवी हम रेड से लिखते थे। अब एनआई निकालें, $60 प्लस 60 एरियर में है, 60 इंटू 1.16 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 16 प्लस 90 इंटू 1.16 रेज टू पावर माइनस 5। आगे माय डियर, प्लस यूजीआरवी कितनी थी? 35 जी, 35 इंटू एनआई। पीवी ऑफ यूजीआरवी रहने दें, ये कौन सा मैन्युफैक्चर डीलर ऐसा का सवाल है? पीवी ऑफ यूजीआरवी लग से ना निकालें, 256। ओके क्लियर, चलें आधा मिनट लगाएं, नोट करें। भाई इनको सवाल दे दें, और नीचे को बंदा मैंने सीरियसली कहा है कि तीनों कमरों में भिजवाएं जरा। दाएं बाएं आगे पीछे ना, कई दफ़ा कोई ज़मीन पे बैठ के ऐसे दीवार से टेक लगा के भी लेटा होता है, सोया होता है, हर तरफ से चेक करा लेना। ये हमारे बड़े अच्छे भाई हैं। आप तो टेक्स्ट पढ़ते हो, हाँ वैसे आए हो, 4 घंटे कैसे बैठोगे? अच्छा वापस चले जाओगे, चलो बैठो। अब पता नहीं पिंडी की बस में मैं यूरोप का बंदा बैठा है, मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। चलो यार हम ये करें यार, चलो यार सवारियां नहीं देखनी अब मैंने। ओके, दोस्त की जगह कह रहा था, नोट कर लेना। चलें भाई, जनरल एंट्रीज बताएं माय डियर। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दें छोटा सा साइड पे, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। जी यकम 22, 31, 12, 22। ओके अच्छा माय डियर,
व्हाट्सएप खुला हुआ है, जरा मैं बंद कर लूं। अच्छा ठीक है, ठीक है। रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द P&L एंड द बैलेंस शीट। P&L और बैलेंस शीट बनानी है हमने, कौन से वो करने हैं। तो बनाए माय डियर P&L और बैलेंस शीट। P&L में क्या जाते हैं? इंटरेस्ट इनकम, बोलें 41। ये 2 लाइनें ज़रा छोड़ दीजिएगा इसमें। बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट, लीज रिसीवेबल। आईडीसी कोई ना बोले यार, आईडीसी बारों बार जनरल एंट्रीज में जाती है, आईडीसी बारों बार जनरल एंट्रीज में जाती है, ऐसे ना करें, आईडीसी मत बोले। लीज रिसीवेबल 215, एक्सेलेंट। करंट एसेट्स में लीज रिसीवेबल 22। यार इतने से मार्क्स तो इस सवाल में लिए जा सकते थे, माना कि इस सवाल के साथ IAS 12 उसने डाला हुआ है, लेकिन इतने से सवाल तो हर बंदा ले सकता, इतने से मार्क्स तो हर बंदा ले सकता था। ऐसे ही ना माय डियर, P&L बैलेंस शीट अधूरी तो बन नहीं सकती। सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे आज। ओके भाई, पुलिसियों ने पकड़ लिया था, पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, फिर गलवा नहीं आने दे रहे थे। बेगम कह रही थी आज भी पढ़ने जा रहे हो। यार हद देती हैं यार, टाइम पे आया करो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इस बहुत बुरी होनी है आप लोगों के साथ जिस इसका दोस्त नहीं आया हुआ, आप लोगों के साथ वो होनी है जो दुनिया देखेगी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। NL's profit before tax was 350 million. Applicable tax rate is 30%. Applicable tax rate कितना है? 30%. ओके, तो कल वाला पार्ट बी कितने लोगों ने लिया हुआ है, अटेंड किया हुआ है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, सो एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%। अब सिंपल लेसर फाइनेंस लीज के साथ वो हमें टेस्ट कर रहा है IAS 12 को। तो हमने कल एक डायग्राम बनाई थी, कि चाहे फाइनेंस या ऑपरेटिंग लीज हो, या चाहे शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू एसेट या सादा लीज हो, इन सारी सूरतों में जब भी कभी लेसर का सवाल आ जाए तो लेसर के बारे में टैक्स वाले कहते हैं कि आप अपनी किताबों में एसेट शो करो और रेंट रिसीव्ड और टैक्स डेप्रीसिएशन शो करो। ये हमने डिस्कशन की थी। होता तो ऐसा ही है, सवाल साइलेंट होगा तो भी हम ऐसा ही किया करेंगे, बल्कि हो सकता है कल कल आपको ICAP सवाल में इस तरह लिखा करे, एज पर टैक्स रूल्स, जिस तरह IAS 12 के सवालों में लिखता था, एज पर टैक्स रूल्स रेंट रिसीव्ड इज चार्जेबल टू टैक्स एंड टैक्स डेप्रिसिएशन इज अलाउड एज रिडक्शन। तो हो सकता है इस तरह का लफ्ज डाल दे, अगर, क्योंकि मैं तो ये ज्यूम कर रहा हूँ ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए, अगर ये ज़बानी याद ना हो तो वो इस तरह बता देगा। ठीक है, तो ये किसके मुताबिक लेसर की अकाउंटिंग होने लगी है? टैक्स वालों के मुताबिक लेसर की अकाउंटिंग होने लगी है। ओके, अब इससे पहले कि हम आगे चलें, मैंने आपको एक काम कहा था। मैंने कहा था आप ये कीजिएगा कि करंट टैक्स की वर्किंग खोल लीजिएगा, अगर कल की क्लास आप लोगों ने ली थी, और नहीं भी ली थी तो कोई मसला नहीं, डेफर टैक्स की वर्किंग खोल लीजिएगा, जो अकाउंटिंग वालों ने किया हुआ है पहले उसे दिखा दीजिएगा। तो माय डियर, अकाउंटिंग वालों ने क्या किया हुआ है? अकाउंटिंग वालों ने लीज रिसीवेबल को शो किया हुआ है। अभी आप लोगों ने बताया 22 जमा 215 कैरिंग अमाउंट 237। PBT कितने? 350। अकाउंटिंग वालों ने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की हुई है, अभी मैंने आपको P&L में दिखाई है, इसे क्या कर दें? लेस इंटरेस्ट इनकम 41। यार आपको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन आती है KF2 में? सुनाओ। नहीं आती? तो आप फिर जाके याद करो ये चीज़ें। रॉयल्टी की सुनाओ, रॉयल्टी की। नहीं नहीं, वो जो मैं कल वाली पढ़ाई थी वो करो नहीं यार, जाओ ना यार।
नहीं आना? चलो आगे चलें। तो जो बोलें, जो अकाउंटिंग वालों ने किया है करंट टैक्स में, हमने उसको, जिन्होंने कल की क्लास नहीं भी ली कोई मसला नहीं, जो अकाउंटिंग वालों ने किया है करंट टैक्स में हमने उसको और बैलेंस शीट में उसको शो कर दिया। बैलेंस शीट में रिवर्सल्स नहीं होती, बैलेंस शीट में उसको शो कर दिया। डन। अब देखते हैं कि हमने कल क्या सीखा था। हमने सीखा था कि लेसर किताबों में एसेट को शो करेगा और साथ क्या शो करेगा, बोलने जल्दी, रेंट रिसीव्ड, और क्या शो करेगा, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। तो अब ये तीनों चीजें मैं लाने लगा हूं, ठीक है। तो मैं ऐड कर दूं, बोलें क्या, रेंट रिसीव, लेस क्या कर दूं, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, और यहां क्या शो कर दूं, पीपी। ये कितने लोगों को याद है कल वाली बात? ये हमारा जो क्वेश्चन है आज वाला, डेट इज लाइक क्वेश्चन 2 यस्टरडे। पता नहीं पेज कौन सा था, आपको पेज भी याद होगा, 789 बनता था शायद, 769। तो ये लाइक क्वेश्चन 2 है जो यस्टरडे वाला किया था। मैंने कहा था किसी को अगर टाइम मिला जिंदगी में क्वेश्चन 1 भी कर लीजिएगा। किसने पंगा ले लिया था घर में क्वेश्चन 1 करने का? किसने किया था? ओके जी, हाइब्रिड में शुक्रिया बहुत लेट आने पे। ओके तो यहां तक नोट कर लें। रेंट रिसीव अब मैंने रिकॉर्ड करना है और टैक्स वालों की डेप्शन रिकॉर्ड करनी है। जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली थी, ये बात समझ आ गई है कि अकाउंटिंग वालों की इनकम हमने रिवर्स की और बैलेंस शीट में चीज़ें शो की हैं। ओके, कल वाला पार्ट भी ज़रूर ले लीजिएगा। हाइब्रिड में यार वो नोट्स दे आओ। ओके अच्छा जी, अब हमने एसेट शो करने, रेंट रिसीव्ड शो करने और टैक्स डिप्रीसिएशन, इन दोनों को मैं रिकॉर्ड करूंगा, इन दोनों को शो करूंगा। बट द चैलेंज इज कि मुझे कॉस्ट अवेलेबल नहीं है पीपीई की। सो दैट इज द प्रॉब्लम। मुझे पीपीई की क्या अवेलेबल नहीं है? कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। अब पीपीई की मुझे कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, सो दैट इज अ बिट चैलेंजिंग थिंग। एक दो सफ़े रख जाओ ना उधर ही, डेट इज अ बिट, एक दो सफ़े उधर ही रख दो ना। तो अब पीपीई की मुझे कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, तो पीपीई की कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, इसका हल क्या निकाला जाए, इसका हल क्या निकाला जाए, इसका हल क्या निकाला जाए? फाइनेंस लीज में लेसर आईएफआरएस वालों की नज़र में क्या इंट्रीज करते हैं? ऐसा डेबिट, कैश क्रेडिट। अगली एंट्री क्या करता है? लीज रिसीवेबल डेबिट, जल्दी बोलें जल्दी बोलें, और पता नहीं असल में ना चीज़ें भूली होती हैं, तो ऐसे वाइट बोर्ड की तरफ देख के फिर जब एक दो शक्ल बनती है ना, तो फिर मेरा दिल बन जाता है, तो इसलिए दिखाना पड़ता है चीज़ों को। सिंपल लेसर एंट्री करता है एसेट डेबिट कैश क्रेडिट फेयर वैल्यू से,
फिर लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट और आईडीसी यानी कैश क्रेडिट। ये एंट्री मैंने गलती से करने की कोशिश की थी। एनआई, ओके डियर, ठीक है, डन। ये फाइनेंस लेसर की एंट्रीज की हैं मैंने, किसकी नज़र में? आईएफआरएस वालों की नज़र में, क्योंकि एक चैलेंज था हमारे सवाल में, एसेट की कॉस्ट क्या थी? मिसिंग थी। एनआई बताएं। 256, एनआई इज 256 और कैश बोलें कॉस्ट बैलेंसिंग बोलें 252। नोट करें भाई, ये बुक देना। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 किसके पास है? बस जो जो मैंने आपको लिख के भेजे वो ही उसी पे रहो ना, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उसी पे रहो। Now what is the cost of asset? 252। कैसे निकाली है हमने? बैलेंसिंग। फेयर वैल्यू की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बैलेंसिंग। ये बात को थोड़ी सी कहीं जाके पल्ले पड़ी है तो हाथ खड़ा कर दें। ये बात थोड़ी सी हो गया ना, एसेट की कॉस्ट मिसिंग थी लेकिन लीज रिसीवेबल गिवन था और क्या गिवन था? आईडीसी गिवन थी। बट मैं डियर एक बात आपसे करने लगा हूं, अब देखें कोई बंदा पंगे लेने को आए ना तो जितने मर्जी पंगे ले ले, फिर उसको पूछने वाला कोई नहीं है। एक काम मैं आपको करवाने लगा हूं, उसकी वजह से अगर आप ना करते वो पेपर में काम, तो आपका आधा या एक नंबर कट जाना था, इससे ज़्यादा नहीं कटना था। आपका आधा या एक नंबर कट जाना था, इससे ज़्यादा नंबर नहीं कटना था। वो काम अब मैं करवाने लगा हूँ आपको, और उस काम को मेरा दिल नहीं चाह रहा था। सवाल कह रहे कि थोड़े से सफ़े अब आगे पीछे हैं मुझे। सवाल एक पंगा ले रहा है और निहायत अजीब पंगा लेने लगे। मैंने आपको कहा था कि टैक्स वाले कहते हैं कि लेसर ये वाली अकाउंटिंग फॉलो करे। सवाल में एक लाइन लिखी हुई है, टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज समझ रहे हैं। टैक्स वाले इसको कौन सी लीज समझ रहे हैं? तो ठीक है, तकरीबन हमने भी कल यही बात की थी कि टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज समझते हैं। ऑपरेटिंग लीज में भी तो पीपीई आता है, ऑपरेटिंग लीज में भी तो रेंट आता है। हाँ, रेंटल्स बराबर हैं तो आया कमाया में अल्लाह का शुक्र है फर्क ही नहीं होना। रेंटल्स बराबर है ना, 6 पता नहीं 60 कितने हैं, तो आया कमाया में फर्क ही नहीं होना, इसलिए वो वाला पंगा भी नहीं होगा। तो टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज समझ रहे हैं। ऑपरेटिंग लीज में भी पीपीई आता है। रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल इसलिए नहीं आएगा, टैक्स वाले कहते हैं इसको ऑपरेटिंग लीज समझ रहे हैं। अगर टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज समझ रहे हैं फिर ये नहीं है, फिर अब पीपीई के साथ रेंट रिसीवेबल अनअर्न्ड भी आएगा टैक्स वालों की नजर में, और ये रेंटल इनकम आएगी। लेकिन अब वो किराया बराबर है हर साल का, तो इसलिए रेंट रिसीव्ड ही आएगा, अल्लाह का शुक्र है। यही मेथोडोलॉजी रहेगी, अल्लाह का शुक्र, रेंट रिसीव्ड ही आएगा और रिसीवेबल अनअर्न्ड कोई नहीं आएगा। लेकिन ऑब्वियसली एसेट है तो टैक्स वाले इसको क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। अगेन पंगा अपनी जगह है कि टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन करना है, उसने लाइफ नहीं दी हुई, मजबूरन हमें लीज टर्म लेनी पड़ेगी। नहायत ही बोंगा सवाल बनाया हुआ है, यानी कि डेटा मिसिंग की इंतहा की भी है, तो यूजफुल लाइफ भी अवेलेबल नहीं है, तो यूजफुल लाइफ की जगह लीज टर्म लेनी पड़ेगी। क्या करें आप? अच्छा, पहली बात मेरी ये हो गई। अब मैं दूसरी बात ये करने लगा हूं कि वो कह रहे हैं कि टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज समझते हैं। अब जब टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज समझते हैं ना, तो यार ऑपरेटिंग लीज में निहायत अजीब चीज़ है, वो आप देख के हैरान हो जाएंगे अभी कि ऑपरेटिंग लीज में क्या चीज़ है।
ऑपरेटिंग लीज के अंदर आईडीसी भी कैपिटलाइज होती है। ऑपरेटिंग, शायद आप लोगों को याद हो, शायद आप लोगों को याद हो, ऑपरेटिंग लीज के अंदर आईडीसी भी कैपिटलाइज होती है। पहला चैलेंज हमारा यह था कि एसेट की फेयर वैल्यू मिसिंग थी, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटिंग एंट्रीज करके एसेट की मिसिंग फेयर वैल्यू क्या कर ली, निकाल ली। अच्छा, अब एसेट की जब फेयर वैल्यू निकल आई, कॉस्ट तो मेरे लिए ना, खरीदने वाले के लिए, तो वो बाजार से खरीदा तो फेयर वैल्यू भी वही होगी। अच्छा, मैंने एसेट खरीदा है, ये एसेट की फेयर वैल्यू निकल आई, लेकिन ऑपरेटिंग लीज कहती है आईडीसी को भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाओ। सो इफ टैक्स अथॉरिटीज आर सेइंग इट एज ऑपरेटिंग लीज, देन फाइनेंस लीज में हम आईडीसी को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, लीज रिसीवेबल में डालते हैं। बट इन ऑपरेटिंग लीज हम इसको भी कैपिटलाइज करते हैं और अलग से डेप्रिशिएट करते हैं। सो अगर टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज समझ रहे हैं तो टैक्स वाले फिर ये एंट्रीज करेंगे माय डियर। जब टैक्स वाले ये एंट्रीज करेंगे तो वो एसेट की फेयर वैल्यू जमा आईडीसी विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। सो दैट वाज बिट अजीब, दैट्स इंतहा ऑफ एनीथिंग। फाइनेंस लीज आईएफआरएस वालों की नजर में है, बट टैक्स अथॉरिटीज की नजर में ये क्या है, ऑपरेटिंग लीज। अगर टैक्स वालों की नजर में ये ऑपरेटिंग लीज है तो फिर कॉस्ट ऐसे निकलेगी, एसेट की फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी। व्हाट इज फेयर वैल्यू? ओ 256, प्लीज नो, इतनी मेहनत का क्या फायदा हुआ अगर 256 ही बोलना था। 252 प्लस 4 इज इक्वल टू 256। तो अब एसेट की कॉस्ट बेसिकली 256 है, नोट कर लें। जी जी, हम हाँ, उस सवाल में मैंने कहा था ये कि फाइनेंशियल ऑपरेटिंग कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर तो दोनों की कैरिंग अमाउंट एक्सेस बराबर हो जाती ना, ये तो फिर भी एक बिल्कुल अजीब सा सिनेरियो फिर बन जाता, तो फिर टेस्ट ही नहीं करना था उसने। तो बेहतर है फाइनेंस ऑपरेटिंग के टेस्ट ना लग रहे हो तो इम्प्लिसिट रेट गिवन है तो उसको ओके। बस जी, इट्स ओवर। यहाँ तक ही मैंने आपको इस सवाल में पहुँचाना था, आगे तो वो कल वाली डिस्कशन है सारी। अब एसेट की कॉस्ट क्या आ गई, 256। किसी ने 256 निकाली होगी, किसी ने 252 निकाली होगी, किसी ने 50 रुपये निकाली होगी। बस जिसने निकाल दी, चाहे सही निकाली चाहे गलत, अल्लाह का शुक्र है, उसको पीपी के जहाँ पूरे मार्क्स मिलेंगे, टैक्स एक्सेप्शन निकालने के पूरे मार्क्स मिलेंगे, रेंट रिसीट के पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? अच्छा, वैसे सवाल अगर साइलेंट होगा तो मैंने आपको कल बता दिया था, इन केस ऑफ साइलेंस बाय क्वेश्चन तो हम हमेशा 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 ये एज्यूम करेंगे कि टैक्स वाले लेसी को ये हुक्म दे रहे हैं और लेसर को ये हुक्म दे रहे हैं। डन? और इसके लिए बेहतरीन सफ़ा था कल, पता नहीं पेज नंबर 769, उसके ऊपर ये सारी अल्लाह का शुक्र है रिवीजन है। कभी भी आपने आराम से टाइम निकाल के इन चीज़ों को देखना हो तो देख लीजिएगा। अच्छा, अब मैं डियर इसको मुझे पूरा करा दें, डेप्रिसिएशन इधर निकाल लेते हैं ना, फिर नीचे वो पीपी में आ जाएगी। अब मैं लाल वाली चीज़ों की तरफ जाने लगा हूँ माय डियर, अब मैं रिवर्स करने लगा हूँ चीज़ें। रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह ये पैटर्न कल वाला है, कल वाले क्वेश्चन 2 से 1% भी चेंज नहीं आ रही, ये पैटर्न कल वाला ही है अगर कल वाली क्लास ली भी है जी। टैक्स डेप्रिसिएशन कॉस्ट बोलें 250। अब मुझे ये ना कहिएगा आप एलआर उठा रहे हैं, नहीं भाई, बहुत मेहनत की है हमने। टैक्स वाले बोंगे कहते हैं आईडीसी, सॉरी ऑपरेटिंग लीज वाले अक्लमंद कहते हैं कि आईडीसी को भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाओ। अब भी आपके बारे में मैं सोच रहा था, अब भी मैंने भाईजान किधर है, बैठे जल्दी। 256 डिवाइडेड बाय, मजबूरी में मैं उससे डिवाइड कर रहा हूँ लीज टर्म से, ये तो यूजफुल लाइफ से डिवाइड करना होता है। 50 छो 51 बस जान दो, रेजिडुअल वैल्यू ने माइनस की, मादरत रेजिडुअल वैल्यू ने माइनस की,
रेजिडुअल वैल्यू तो माइनस करनी है, टैक्स वाले भी माइनस करते हैं, अकाउंटिंग वाले भी माइनस करेंगे। रेजिडुअल वैल्यू, अब टैक्स वालों को जीआरवी यूजीआरवी का नहीं पता, टैक्स वालों को आरवी पता होता है बस। अब टैक्स वाले इन चक्रों में नहीं पड़ेंगे जीआरवी क्या होती है, ये जीआरवी यूजीआरवी लफ्स अकाउंटिंग वालों ने निकाले हुए हैं। टैक्स वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ किसका पता होगा, रेजिडुअल वैल्यू का। तो रेजिडुअल वैल्यू बताएं कितनी है, 125 टोटल रेजिडुअल वैल्यू। टैक्स वाले नहीं जीआरवी यूजीआरवी कितनी गारंटी हुई कितनी नहीं हुई, ये तो सोचें होती हैं हमारी कि इतना मिल जाएगा इतना नहीं मिलेगा। टैक्स वाले कहते हैं बस बताओ रेजिडुअल वैल्यू क्या है, -125। अच्छा, कोई ये भी एतराज़ कर सकता है कि सर मैंने कैफ 2 पढ़ा हुआ है, तो मैंने कैफ 2 के अंदर ये बात पढ़ी थी कि टैक्स वाले डेप्रिसिएशन का सेक्शन निकालते हुए बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30% लगाते हैं और टैक्स वाले रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते। ये बात आपकी बजाय, लेकिन सवाल में एक लाइन लिखी हुई है कि इसको ऑपरेटिंग लीज समझ रहे हैं टैक्स वाले। तो जब टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज समझ रहे हैं तो फिर तो हमारे जैसे लीज समझ रहे हैं, फिर जो हमने कैफ 2 पढ़ा हुआ है वो फारग। तो ऑपरेटिंग लीज में तो आपको पता है रेजिडुअल वैल्यूज अल्लाह का शुक्र है माइनस होती हैं, तो दैट्स टाइम रेजिडुअल वैल्यू माइनस करें। अल्हम्दुलिल्लाह जवाब हर बात का है, लेकिन इतना डीप डाउन जाके उसे टेस्टिंग करनी नहीं चाहिए थी। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय मजबूरी में लीज टर्म या यूजफुल लाइफ, मजबूरी में लीज टर्म। जी जवाब 26। अच्छा जी, रेंट रिसीट बता दें 60, रेंट रिसीप्ट 60। 2 है या 3 है, लड़ लो पहले। 343, इस पे टैक्स भी निकल आएगा। ओके, वो टैक्स निकाल के, टैक्स निकालने के बाद टैक्स निकालने चले 103 टैक्स एट द रेट ऑफ जितने भी है 10। भाई हाइब्रिड से इधर आ जाओ, माय डियर इधर आ जाओ जी। टैक्स बेस 0 और इधर पीपी, जल्दी बोलें। और किसी ने बोंगी नहीं मानी, रेजिडुअल वैल्यू खुदा के लिए बीबी निकालते हुए माइनस नहीं करते, डेप्रिसिएशन निकालते हुए रेजिडुअल। कुछ बच्चों ने 1-2 टेस्टों में भी ये पंगा लिया कि बुक वैल्यू निकालते हुए भी दोबारा रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर रहे हैं। नहीं, बुक वैल्यू निकालते हुए कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन निकाल दें बस। कॉस्ट कितनी है माइनस डेप्रिसिएशन, जवाब अच्छा। अब आप लोगों ने करना क्या है वो ज़रा देख लें, बाकी ये पोस्टिंग होगी, ये बाकी आप लोग खुद ही कर लेंगे। ठीक है माय डियर, आप लेट आए हो कोई तो यूट्यूब पे ले लेना, कोई मसला नहीं। अब हम अच्छा माय डियर, अब आप लोगों ने करना क्या है, घर जाके यहाँ पे आपने डी शो करना है और सी। मैं आप ही के बारे में सोच रहा था मेरे भाई, लेकिन काफ़ी देर पहले सोच रहा था कि आप आओगे भी क्लास के बीच में, जब चलती हुई क्लास में ना, चलती हुई बस पे बैठना आपने सीखा हुआ है बचपन से। और मेरे भाई नॉन करंट एसेट्स में डेफर्ड टैक्स एसेट आ जाएगा, और अगर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हुई तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगी। और सोल्यूशन में करंट लाइबिलिटीज़ में करंट टैक्स पेएबल मिसिंग है, तो करंट टैक्स पेएबल सोल्यूशन में डाल दीजिएगा। वो पता नहीं क्यों मिस हो गया है हमारी किताब में, तो करंट टैक्स पेएबल लिख लें, सोल्यूशन में डालना है, इसी सफ़े पे लिख लें, करंट टैक्स पेएबल सोल्यूशन में डाल दीजिएगा। वो मैंने निकाल दिया हुआ है आपको 103। अच्छा, P&L में क्या जाता है IS 12 की वजह से, CT और DT। बैलेंस शीट में क्या जाता है IS 12 की वजह से, CTP और DTL का या DTA का कैरेट डाउन। चलें जी, इट्स ओवर। फाइनल अकाउंट का सवाल निकाल लें। हाइब्रिड क्लास खाली कर दें, इधर आ जाएं, हम पार्ट बी शुरू करने लगे हैं। हाइब्रिड क्लास खाली कर दें, इधर आ जाएं। नहीं आना, चलें ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। बंद करो ना, पार्ट बी बनाएंगे भाई, पार्ट बी इधर लेंथी है, पार्ट ए को मैं क्लोज कर रहा हूँ।